दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार के न्यूज। दोस्तों लगता है कि ऊपर वाला हम लोगों से नाराज हैं, क्योंकि जहां एक और सारा देश कोरोना महामारी के टीके की प्रतीक्षा कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर बर्ड फ्लू का प्रकोप फैलने लगा है। जी हां, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ गए हैं और इन राज्यों में मुर्गी, कौवे तथा प्रवासी पक्षियों की जाने जा रही है। पशुपालन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार स्थिति भयावह है। दोस्तों मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत अब हर परिवार को 30 रुपए प्रति माह देने होंगे। जहां इसे लेकर विभागीय स्तर पर सहमति बन गई है, लेकिन इसे लागू करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह फाइल भेजी गई है ताकि इस पर अंतिम निर्णय हो सके। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 30 रुपए लेने के बाद रसीद भी दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 1,14,691 वार्डों के 1,83,00,000 से अधिक परिवारों को नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना को घर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी पीएचडी पंचायती राज विभाग को दी गई है। अब तक 1,65,00,000 से अधिक परिवारों को हाउस कनेक्शन मिल गया है, जहां लोगों को नियमित पानी दिया जा रहा है। नल जल योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार से 30 रुपए लेना है, जहां इसकी पूरी जिम्मेवारी वार्ड सचिव को दी गई है। ये लाभुकों से पैसा संग्रह करने के बाद राज्य सरकार के खाते में डालेंगे, जहां इसकी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। आपको बता दूं कि नल जल योजना में आपको कितना पानी मिलेगा। तो इसमें पीने के लिए आपको 3 लीटर पानी दिया जाएगा, खाना बनाने के लिए 10 लीटर, नहाने के लिए 15 लीटर, घरेलू काम के लिए 15 लीटर, शौचालय कपड़ा धोने के लिए 15 लीटर, पशुओं के पीने एवं अन्य उपयोग के लिए 12 लीटर, यानी कि कुल 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जा रहा है। दोस्तों कोरोना के कहर के बीच पहली बार 4 जनवरी से राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले गए। जी हां, राज्य सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया था और उस वक्त यह तय किया गया था कि 18 जनवरी के बाद जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। अब राज्य सरकार ने 6ठी से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का मन बना लिया है। जी हां, सरकार इसी महीने 6ठी से 8वीं तक के बच्चों का स्कूल खोल देने का फैसला ले लेगी। जी हां, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अपनी तरफ से सहमति बना ली है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक जनवरी के आखिरी सप्ताह में सभी मध्य विद्यालय खोल दिए जाएंगे और इसके बाद प्राथमिक स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हां, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के पहले सप्ताह में प्राथमिक स्कूल भी खोल दिए जाएंगे, यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे फरवरी महीने से स्कूल जा पाएंगे बिहार में। जी हालांकि यह फैसला अंतिम तौर पर 18 जनवरी के बाद समीक्षा बैठक में किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटर स्कूलों में कोरोना काल के दौरान किस तरीके की परेशानी देखने को मिली, इसकी समीक्षा के बाद ही बाकी बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। दोस्तों बिहार में मौसम ने प्रदेशवासियों के साथ आंख मिचौली खेलना शुरू कर दिया है। दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद नए साल के आगमन पर पूस माह में ही फाल्गुन की गर्मी ने दस्तक दे दी। जी हां, लोगों ने अभी उन्हीं कपड़ों को किनारे ही किया था कि अचानक मंगलवार से ठंड ने दस्तक दे दी है, वापस दस्तक दे दी है। जी हां, सोमवार एवं मंगलवार की रात तापमान तेजी से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी बिहार में मौसम का मिजाज कुछ तय नहीं है। जी हां, लगातार 10 दिन तक पूरे बिहार का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री तक अधिक रहा। लोगों ने पूस के महीने में ही ऊनी कपड़ों को किनारे कर दिया था, यानी कि ऊनी कपड़ों को समेट करके रख दिया था, लेकिन अचानक सोमवार से ठंड ने पूरे बिहार में वापसी कर ली है। जी हां, एंटी साइक्लोन के चलते प्रदेश भर में मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। सीमांचल, मिथिलांचल समेत राजधानी पटना में 7 डिग्री तक के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरुवार रात से तापमान में और भी गिरावट होगी, यानी कि आज से और भी तापमान में गिरावट होगी। जी हां, पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और अररिया समेत सभी जिलों में शनिवार के बाद ठंड अभी और अधिक बढ़ेगी। मौसम विभाग पटना ने विशेष बुलेटिन जारी करके कहा है कि इस बार बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में विकिरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, जिसके कारण ठंड में बाधा आई है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ ही बिहार में ठंड की मास्टर चाबी है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ ही बिहार में ठंड बढ़ाती है, जो अभी भी बिहार में सक्रिय है।
दोस्तों बिहार के सभी जिलों और अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन अब जीविका दीदियां चलाएगी। दीदी की रसोई के नाम से ये कैंटीन चलेगी। जी हां, इसके साथ ही प्रति मरीज को रोज के भोजन के लिए मिलने वाली राशि को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरीजों को अस्पताल में शुद्ध एवं पोषक भोजन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही इससे महिलाओं की आर्थिक समृद्धि भी होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूर्णिया के दौरे में वहां के अस्पतालों में जीविका दीदियों के माध्यम से बेहतर भोजन उपलब्ध कराए जा रहे कार्यों को देखा। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर हमारी जरूरत की हर चीजों पर पड़ता है। तेल कंपनियां रोज सुबह पेट्रोल और डीजल की दरों में बदलाव करती है। जी हां, ऐसे में हमारा ध्यान हर दिन पेट्रोल और डीजल की ओर बढ़ती और फिर घटती कीमतों पर टिका रहता है। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। जी हां, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। 5 दिन पहले भी लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 25 पैसे बढ़े हैं, मुंबई में 24 पैसे, कोलकाता में 44 पैसे और चेन्नई में 22 पैसे और फिर बिहार में भी पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए के पार चली गई है। दोस्तों बिहार में काबा गाने के बाद तेजी से चर्चा में आई बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ जौनपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा के गाने चला देखी आई जौनपुर के बीएड कॉलेज को आपत्तिजनक बताते हुए नेहा के खिलाफ मंगलवार को एजीएम चतुर्थी कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां कहा गया है कि गाना जारी होने के बाद अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव और उपेंद्र विक्रम सिंह ने लीगल नोटिस जारी करके नेहा से लिखित माफी के लिए कहा था। जहां गायिका की ओर से जवाब न मिलने पर यह मुकदमा दायर किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि नियत की है, यानी कि तय की है। आरोप लगाया गया है कि गायिका ने इस गाने में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और फिर इसे सोशल मीडिया पर प्रमोट किया गया है। गाने की शैली एवं भाव भंगिम के साथ शब्दों को आपत्तिजनक बताया गया है। गाने में यहां से बीएड करने वाले महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं। इससे महिलाओं की गरिमा गिरी है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, सरकार ने पंचायत और नगर नियोजित शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वेतन भुगतान को लेकर राशि जारी कर दी है। जी हां, शिक्षा विभाग ने 66,000 से अधिक नगर प्रारंभिक शिक्षक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के वेतन मद की राशि जारी कर दी है। वेतन मद के तीसरे किस्त के रूप में 8 अरब 14 करोड़ 39 लाख रुपए रिलीज किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी नियोजित शिक्षकों के खाते में वेतन भेज दें। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सरधरा से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान और विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर वे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हां, विधायक संगीत सोम ने मुस्लिमों को लेकर कहा है कि अगर भारत के मुसलमानों को देश पर भरोसा नहीं है तो वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं और पाकिस्तान में ही अपना आस्था दिखाएं। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक संगीत सोम चंदोसी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने उनसे भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया गया। जहां इस पर विधायक ने कहा है कि अगर भारत के मुसलमानों को भारतीय वैज्ञानिकों को और फिर देश के पीएम और पुलिस प्रशासन पर आस्था और विश्वास नहीं है तो वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही और धांधली करने वालों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल में लगातार आ रही अनियमितताएं सामने आने के बाद अब सरकार बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के 373 मुखिया पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जी हां, वही कई ठेकेदारों, सुपरवाइजर और पंचायत सचिवों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार में नल जल योजना का काम तेजी से चल रहा है। जी हां, वही इसमें कई जगहों से अनियमितताएं उजागर हुई है, जिस पर सरकार गंभीर है। बिहार में 373 मुखिया पर काम में गड़बड़ी करने के कारण एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं 45 ठेकेदारों, 62 सुपरवाइजर, 32 पंचायत सचिव भी नपे हैं। इन सब पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जी हां, अब दोषी मुखिया पर एक्शन लेने की भी तैयारी शुरू होगी। वहीं प्रोजेक्ट में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।
दोस्तों, सरकार द्वारा अपनी मांगों पर विचार नहीं किए जाने से नाराज ट्रक ऑनर्स ने 15 जनवरी की रात से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। जी हां, हड़ताल पर जाने के निर्णय के अनुरूप कैबिनेट की बैठक में बड़े ट्रकों से बालू गिट्टी की धुलाई से संबंधित प्रस्ताव नहीं लिए जाने से नाराज ट्रक मालिकों ने बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के पटना जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने हमारी मांगों पर विचार के लिए 1 सप्ताह का समय लिया था, लिहाजा हम लोगों ने 7 जनवरी से प्रस्तावित हड़ताल टाल दी थी। जी हां, लेकिन मांगे नहीं मानी गई। अब जब तक 14 चक्के और इससे अधिक बड़े ट्रकों से बालू गिट्टी की ढुलाई का इजाजत नहीं मिलती है, तब तक हड़ताल पर डटे रहेंगे। दोस्तों, 3 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे पर आए। सिर्फ 8 घंटा रहे, लेकिन उनके इस दौरे ने राजनीतिक कैंप में खलबली मचा दी, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी ने पत्थर मार दिया हो। जी हां, मुस्लिम वोटरों पर नजर रखने वाली पार्टी अपने नफा नुकसान का आकलन करने लगी है। सोची समझी रणनीति के हिसाब से ओवैसी ने वाराणसी से आजमगढ़ की यात्रा की। उन्होंने कहीं कोई भाषण भी नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज देने में कामयाब रहे। जी हां, भारी भीड़ के कारण उन्हें जिस मदरसे में जाना था वहां नहीं गए। वाराणसी एयरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी की आगवानी के लिए समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। जी हां, सुखदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ थे। जौनपुर रवाना होने से पहले उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अखिलेश यादव ने उन्हें आजमगढ़ नहीं जाने दिया। इतना कहकर वे जौनपुर के लिए रवाना हो गए। जी हां, रास्ते में कई जगहों पर लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी, उनका स्वागत भी किया। जी हां, आजमगढ़ मुस्लिमों का घर माना जाता है। यहाँ के मूड से ही पूर्वी यूपी का मुस्लिम समाज भी चुनावी मोड बनता है। दोस्तों, एक तो बेरोजगार, ऊपर से चोरों ने चूना लगा दिया। जी हां, पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दारोगा बहाली के लिए प्रशिक्षण करने वाले युवाओं को सुबह सुबह एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, जब प्रशिक्षण के दौरान किसी चोर ने एक साथ 18 मोबाइल उड़ा लिया। जी हां, इतना ही नहीं, बैग में रखे गए कितने अभ्यर्थियों के वॉलेट भी गायब हो गए। दरअसल पूर्णिया में सैकड़ों युवक हर दिन दारोगा और आर्मी बहाली के लिए अभ्यर्थी रोजाना सुबह इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रशिक्षण करते हैं, जिसमें इन युवाओं का एक ग्रुप भी बन गया था, जो हर दिन दौड़ के प्रैक्टिस करने से पहले अपना फोन और फिर वॉलेट एक बैग में रख देते थे। कल भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन इन युवकों को तब झटका लगा जब उन्होंने मोबाइल फोन वाला बैग अपनी जगह पर रखा हुआ नहीं पाया। अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह आर्मी और दारोगा के अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए पहुंचे थे। ब्रजेश के बैग में 18 लोगों के मोबाइल और वॉलेट रखे हुए थे। जी हां, 2 राउंड दौड़ लगाने के बाद जब वापसी आए तो फिर बैग गायब था। यह सभी इन युवा अभ्यर्थियों का था। दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी किसान संसद बुलाएगी। जी हां, पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि किसान संसद में सभी पार्टियों के विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया जाएगा। जल्द इसकी तारीख की घोषणा होगी। जाप कार्यकर्ताओं में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन भी करेगी। मार्च महीने में पटना में देश भर से किसान नेताओं और राजनेताओं को बुलाकर रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि बिहार में MSP को कानूनी के दायरे में लाया जाए, इसमें सब्जियों और दलहन भी शामिल हो। पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से इन कानूनों को रद्द किया जाए। साथ ही किसानों को संसद भवन के सामने या रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति मिले। दोस्तों, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें से 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की इस अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजल ऑटो चालकों को लेकर बड़ी राहत दी गई है। जी हां, मंत्रिपरिषद बैठक में फैसला लेते हुए पटना और फिर दानापुर नगर निगम क्षेत्र में 30 सितंबर 2021 तक डीजल ऑटो चलाने पर मोहर लगा दिया गया है। जी हां, इससे पहले आदेश के मुताबिक 31 मार्च 2021 से पूरे बिहार में डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश था। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती रोगियों को खाना खिलाने के लिए बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी जिम्मेवारी जीविका को दे दी है। अब जिला अस्पताल हो या अनुमंडल अस्पताल, सभी में भर्ती मरीजों को खाना बनाकर खिलाया जाएगा, जिसे दीदी की रसोई नाम दिया गया है। दोस्तों, बिहार में सरकार बने 2 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इन 2 महीनों में सरकार बेबस दिख रही है। जी हां, नीतीश कुमार एक बेबस और थके हुए मुखिया के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इतने समय बाद भी वे अपने आप को मजबूत सरकार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं। सुशासन का चेहरा पूरी तरीके से बदरंग हो चुका है। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि सीएम नीतीश कुमार के रहते बिहार की यह हालत हो जाएगी। वर्तमान समय में अपराधियों के मन से सुशासन का भय समाप्त हो चुका है। जी हां, पूरा बिहार अपराधियों के खौफ
सबसे भयावह है। लोगों को अब लगने लगा है कि बिहार में सुशासन राज नहीं बल्कि 15 साल पहले वाला जंगल राज आ गया है। जी हां, इधर सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन इन राजनीतिक हलचलों के बीच जनता की चिंता फिर कौन करे। इसका फायदा भले ही कोई और ले या फिर ना ले, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपराधी जरूर फायदा उठा रहे हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब किसी बीमारी से नहीं बल्कि असामयिक काल के गाल में समा रहे और फिर खमियाजा उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर राजनीतिक दांव पेच का खामियाजा जनता क्यों भुगते। अपराधी इस कदर बेलगाम हो गया है कि अब लोगों को मारते पीटते नहीं बल्कि सीधा जीवन को लील कर रहे हैं। जी हां, लेकिन उनके हाथों में हमारी सुरक्षा की बागडोर है, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सियों की चिंता पड़ी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को कहा है कि ममता बनर्जी सरकार में मुसलमानों को उचित हिस्सा नहीं मिला है और अब अल्पसंख्यक समुदाय को अपने अधिकारों को हासिल करने का समय है। दिलीप घोष ने हावड़ा में एक सार्वजनिक बैठक में कहा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही थी, लेकिन पार्टी ने मुसलमानों की वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों से बहुत प्यार करती है तो वे इतने गरीब क्यों हैं? मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं? सच्चर समिति ने कहा था कि बंगाल के मुसलमान बहुत गरीब हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को पशु तस्करी जैसे विभिन्न अपराधों के लिए पुलिस के मामलों में भरा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में भेजे गए अनाज को बांग्लादेश भेजा गया था। दिलीप घोष ने कहा है कि आज बंगाल के मुसलमानों को एहसास हो गया है और वे अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए तैयार हैं। अगर हैदराबाद की AIMIM यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है तो ममता बनर्जी क्यों चिंतित है? अगर MIM यहां अपनी उपस्थिति स्थापित करना चाहता है तो फिर दीदी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? दोस्तों, भारत में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जी हां, वर्तमान में कोविशील्ड देश के 13 शहरों में भेज दी गई है। जी हां, भारत में 2 वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है, यह कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। वहीं देश में 4 और वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 2 वैक्सीन के आपातकाल उपयोग की अनुमति दे दी गई है। 4 और वैक्सीन भारत में विकसित किए जा रहे हैं, जो बहुत जल्द इसको भी अप्रूवल दे दिया जाएगा। जी हां, इन वैक्सीनों को भी जल्द ही भारत में उपलब्ध होने की संभावना है। भारत में 4 वैक्सीन का ट्रायल अभी भी चल रहा है। आपातकालीन उपयोग के लिए जल्द ही अनुमति इन वैक्सीनों को भी दी जा सकती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना की कलाई खुलने लगी है। ताजा मामला नालंदा जिले का है, जहां नल जल योजना की पोल खुल गई है। जी हां, उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर ही पानी की टंकी ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई और उसका पानी भी सड़क पर बह गया। जी हां, घटना नालंदा जिले के सिलाओ प्रखंड का है, जहां पाकी गांव में बनाए गए नल जल योजना की पानी की टंकी टूटकर जमीन पर गिर गई। बताया जा रहा है कि उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर नल जल योजना का यह हाल मुख्यमंत्री के जिले में हुआ है, नालंदा जिले में हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो इस पानी टंकी का निर्माण काफी दिनों से कराया जा रहा था। सोमवार को इसके ऊपर पानी का टंकी रखा गया। सुबह में जैसे ही इसमें पानी भरना शुरू किया गया तो अचानक टंकी समेत टावर टूटकर नीचे गिर गया, जिससे आसपास के लोगों में हरकंप मच गया। दोस्तों, आलू के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। जी हां, आलू का मूल्य मात्र 5 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। जी हां, किसानों को लागत मूल्य तो दूर 15,000 रुपए प्रति बीघा घाटा हो रहा है। इससे किसान परेशान है। पिछले सीजन में आलू का मूल्य 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा था। किसानों ने आलू का महंगा बीज खरीद कर बोया था। उसके बाद खाद कीटनाशक दवाओं के छिड़काव, खुदाई और मंडी तक पहुंचाने में करीब 45,000 रुपए आलू की खेती यानी कि 1 बीघा में लागत आई। मंडी में इस समय मात्र 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है, जिससे इस बार किसानों को मुनाफा तो दूर लागत मूल्य तक का नसीब नहीं हो रहा है। यही नहीं, अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भी किसानों को प्रति बीघा 15,000 रुपए का घाटा हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस सीजन में आलू की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने कहा है कि देश और प्रधानमंत्री की सपोर्ट करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग की कीमत में वैक्सीन मुहैया कराई है। हम देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाना चाहते हैं। प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए होगी। हमें दूसरे देशों को भी वैक्सीन देनी है। 70-80 मिलियन डोज हम हर महीने बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक मौका है जब वैक्सीन हमारे कारखाने से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। आधार पूनावाला ने यह भी कहा है कि ये 2021 के लिए हमारी चुनौती है। ऐसे
में देखना यह भी होगा कि इसमें हमें कैसे कामयाबी मिलती है। हमने प्रधानमंत्री के अनुरोध पर पहले 100 मिलियन डोज की कीमत 200 रुपए के हिसाब से तय की है। हम आम आदमी, कमजोर, गरीब, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स तक वैक्सीन पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से कोरोना की वैक्सीन की कीमत कम रखी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई देशों ने भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए लिखा है। हम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका को वैक्सीन की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, नौकरी पेशे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद भी दिक्कतें नहीं होती है, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि उन्हें पेंशन मिलता रहता है। जी ये पेंशन उनकी नौकरी और वेतन का ही एक तरीके के हिस्सा होता है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को भी हर महीने पेंशन मिल सकता है? इसके लिए केंद्र सरकार की एक खास योजना है। दरअसल किसानों के लिए केंद्र सरकार कई तरीके की योजनाएं चला रही है। जी इसमें से एक है पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। जी 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान उम्र के हिसाब से हर महीने अंशदान करे तो फिर 60 की उम्र में के बाद उसे 3,000 रुपए प्रति महीने या फिर 36,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगा। जी किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले किसान हिस्सा ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है। जी इन्हें योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और फिर अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपए से 2,000 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा। दोस्तों, बिहार के राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। इस संबंध में कैबिनेट ने आज मोहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उस एजेंडे पर मोहर लगा दी है जिनमें करीब 2900 नए पोस्ट के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जी हाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय जैसे जिला, अनुमंडल एवं अंचल कार्यालय के लिए विभिन्न प्रकार के कुल 3883 अस्थायी पदों के लिए सृजित की स्वीकृति दे दी गई है। दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी का गर्व समझे जाने वाले आजमगढ़ और फिर जौनपुर का दौरा किया। ओवैसी अपने पूर्वांचल दौरे में मुसलमानों को संकेत दिए हैं कि अब यूपी नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा और राजनीति में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अब ना तो ताली बजाएंगे और न ही सिर्फ वोट करेंगे बल्कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के लीक होने की वजह से हर दिन दुर्घटना के मामले सामने आते रहते हैं। जी हां, ग्राहकों की लापरवाही के चलते गैस रिसाव के मामले बड़े हादसे में बदलते जाते हैं। जी हां, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त ग्राहकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। लापरवाही के चलते कई मामलों में लोगों को अपने परिजनों को खोना भी पड़ जाता है। जी हां, आपके साथ भी इस तरीके की अनहोनी ना हो, इसके लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत होती है। गैस लीक होने पर कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर इस तरीके की अनहोनी से बच सकते हैं। जी हां, गैस का कनेक्शन लेने के बाद संबंधित एजेंसी भी इस संबंध में ग्राहकों को जानकारी देती है। आपको जो हम अभी बातें बताने जा रहे हैं, इस बातों का गैस रिसाव की स्थिति में ध्यान रखें। ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे गैस रिसाव के दौरान इलेक्ट्रिक स्विच ना चलाएं। एक सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं और यह है कि एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए माचिस की तीली जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हां, इसके साथ ही प्रेशर रेगुलेटर को दाईं ओर मुड़कर बंद स्थिति में रखें और अगर गंध फिर भी न जाए तो फिर कामकाज के समय अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन को बुलाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति रेगुलेटर को निकाल सकता है। वाल्व पर सुरक्षा कैंप लगाएं और किचन और आसपास की सभी जलती हुई चीजें जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, पूजा का दिया बंद कर दें। दोस्तों, बेगूसराय जिला में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को काला झंडा दिखाया गया है। जी हां, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार के शीशे पर हाथ भी मारा। जी हां, अशोक चौधरी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सही सलामत वहां से निकाल दिया। घटना बेगूसराय जिला की है, जहां गणेश दत्त जयंती और जीडी कॉलेज का स्थापना दिवस पर भाग लेने पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को काला झंडा दिखाया गया। जी हां, दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर छात्र राजद के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाया है। छात्र राजद के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पटेल ने बताया कि कई दिनों से सरकार यह वादा कर रही है लेकिन इस बात पर अमल नहीं किया जा रहा है। दिनकर विश्वविद्यालयों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के यानी कि बिहार के अन्य हिस्सों में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार के साथ हुई घटना के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की घटना के बाद प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर बिहार की नीतीश सरकार समेत केंद्र की मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है, अपराधी बेलगाम है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद कह
रहे हैं कि हम सीएम नहीं बनना चाहते थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के पहले पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे कि कोई बात हो तो फिर दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब दें। दोस्तों, बिहार के विभिन्न जिलों के भ्रमण पर निकले बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी बुधवार को कटिहार के समेली प्रखंड भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मछुआरों तक राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर वे संकल्पित हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि मछुआरों के लिए कई तरह की योजनाएं पहले से चलती आ रही है, कहीं कहीं इसका लाभ लोगों को मिल भी पा रहा है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के पटना जिले का क्षेत्रफल पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। जी हां, साथ ही साथ इस जिले के नक्शा में भी परिवर्तन होगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार जेपी सेतु, पहलेजा घाट, कंगन घाट सहित सारण जिले के कई एकड़ जमीन अब पटना में आ जाएगी। आपको बता दें कि सारण के 321 एकड़ जमीन अब पटना जिले की होगी। जी हां, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। वहीं वैशाली जिले की 331 एकड़ जमीन भी पटना जिले में आ जाएगी। इससे पटना जिले के क्षेत्रफल का विस्तार होगा, यानी कि बड़ा होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन आज 49वां दिन भी जारी है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर हुई है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में भाजपा नीति सरकार में गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेता हैं। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि जजपा के यानी कि जेजेपी के कुछ विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में हैं। इससे पहले मंगलवार को दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जी हां, अमित शाह से मुलाकात के बाद खट्टर और चौटाला ने कहा है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह सरकार 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख द्वारा स्कूलों एवं कॉलेजों में छात्रों के रैंडम कोरोना जांच के आदेश के बाद भी जांच शुरू नहीं हुई है। जी हां, कई जिलों में सिविल सर्जन ने अपने अधीनतल अस्पतालों के चिकित्सक पदाधिकारियों को रैंडम जांच का आदेश भी 7 जनवरी को ही जारी कर दिया है। जी हां, इसके बावजूद भी कोरोना की रैंडम जांच की प्रक्रिया स्कूलों और कॉलेजों में शुरू नहीं हो सकी है। गया, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद, रोहतास सहित विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार कई जिलों में अब तक स्कूल और कॉलेजों में छात्रों की कोरोना जांच नहीं हो सकी है। इसमें कई जिले ऐसे भी हैं जहां निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार का आदेश तक अब तक नहीं आया है। दोस्तों, बिहार में अब ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करना जुर्माना तक सीमित नहीं रहेगा। जी हां, चालकों को जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। राजधानी पटना में ऐसी व्यवस्था पहले से की गई, पर अब बिहार के सभी जिलों में ऐसा होगा। खासकर वैसे चालक जो नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं और यातायात नियमों की जानकारी नहीं है, उन्हें डीटीओ ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी ट्रैफिक का रूल समझाएंगे। जी, सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए हाल ही में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, यूनिसेफ और सीआईडी की ओर से पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कई दिनों तक वेबिनार का आयोजन किया गया था। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में एलपीजी गैस सिलेंडर अहम है। जहां अक्सर गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद लोगों को 2 से 4 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में अचानक गैस खत्म हो जाने पर मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन ऑयल ने एलपीजी तत्काल सेवा की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसके जरिए सिर्फ आधे घंटे में गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। यानी कि आप जिस दिन गैस सिलेंडर बुक करेंगे उसी दिन यानी कि आधे घंटे में आपको गैस मिल जाएगा। कई जगहों पर जहां गैस की ज्यादा डिमांड नहीं होती है, वहां सिलेंडर जल्दी मिल जाता है, लेकिन इस तत्काल सेवा के जरिए आपको आधे घंटे के अंदर सिलेंडर मिलना सुनिश्चित होगा। दोस्तों, बिहार में बेलगाम आपराधिक घटनाओं के बाद अब बीजेपी नेताओं के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि अब फिर बीजेपी के एक सांसद ने सरकार पर हमला बोला है, अपने ही सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने कहा है कि सरकार और पुलिस दारू पकड़ने में परेशान है, जबकि अपराधी बेखौफ अपराधियों को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, और फरार भी हो जा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि अपराधिक निडर और बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि सरकार पर हमला मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने की है। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से लोग सेफ नहीं हैं, तो बिहार के अन्य जिलों में क्या हाल होगा। सरकार और पुलिस सिर्फ दारू पकड़ने वालों के पीछे लगी हुई है, जबकि अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम लगातार देते जा रहे हैं।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर बातचीत करने और फिर इस मामले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की जो समिति बनाई है वो सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि समिति के सदस्य पहले से ही नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। तो क्या वे नए कृषि कानूनों की खिलाफत करने वालों की बातों को स्वीकार कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, एक बात और ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को स्थगित करने का आदेश दिया है, लेकिन इस स्टे का कोई भी वैधानिक आधार नहीं बताया गया है। जी हां, हैरत की बात यह है कि कानून के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, कानूनों की वैधानिक की कोई समीक्षा नहीं की गई है। सिर्फ मध्यस्थता के लिए अदालत ने समिति बना दी है, लेकिन मध्यस्थता की पहली शर्त को ही ध्यान में नहीं रखा गया है कि मध्यस्थता करने वाले ऐसे हो जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करे। बहरहाल अब समिति सवालों के घेरे में है। जी हां, अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे अभूतपूर्व करार दिया जा सकता है। विवाद समाधान का यह नया ट्रेंड है जिसे दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।